नमस्कार मेरे कक्षा 11 के प्यारे बच्चों। ये कहानी बची थी समय। बाकी की कहानियाँ पढ़ाई जा चुकी हैं और उनके प्रश्नोत्तर भी करवाए जा चुके हैं, जैसे कि कहानी की समीक्षा, जैसे कि आपके चरित्र चित्रण, तो ये सब हो चुका है। आज की कहानी यशपाल द्वारा रचित कहानी समय। चलिए हम इसके पहले सारांश को समझेंगे, तत्पश्चात हम इस कहानी के माध्यम से पूरी बातें जानेंगे कि क्या इस कहानी के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये सारांश देख लेते हैं। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले अगर उसका सारांश हम लोग देख लेते हैं तो बहुत समझ में आता है। तो यह एक नौकरी पेशा मध्यम परिवार की कहानी है। कैसी है? नौकरी पेशा मध्यम परिवार की कहानी है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो कि नौकरी करते हैं, यानी कि सरकारी नौकर हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद अवकाश का बोझ चिंता का कारण बन जाता है। यानी अब नौकरी से रिटायर हो गए हैं तो छुट्टी है, छुट्टी लेकर के बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक तो जब छुट्टी, देखो एक जगह काम करते रहो, है ना, स्कूल में है, आप डेली स्कूल जाते हो, अप डाउन करते हो, अचानक से जब छुट्टी हो जाती है 10-5 दिन की, तो ऐसा लगता है मुझे स्कूल कभी मैं गया ही नहीं। तो वही है, नौकरी से रिटायर होने के बाद अवकाश का बोझ चिंता का कारण बन जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पीढ़ी का अंतर, विचारों का अंतर, सब अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार गतिमान रहते हैं। कि अब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब नौकरी से रिटायर होते हैं तो बच्चे भी आपके जवान हो जाते हैं, पोते पोतियां हो जाती हैं, आपकी पीढ़ी में तमाम एक पीढ़ी का अंतर हो जाता है, आपके परिवार में तमाम अंतर पाए जाते हैं, व्यक्तित्व का भी अंतर हो जाता है। वृद्धावस्था की संवेदना पीढ़ी के अंतर से प्रभावित होती है। कथा के नायक पापा का विचार था कि रिटायर होने के बाद अध्ययन का मनचाहा अवसर होगा, दूसरों के आदेश से मुक्ति मिलेगी। पापा को बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से सदा विरक्ति रही है। यानी विरक्ति माने अलगाव रहा है। यानी पापा ये नहीं, अगर उनको कोई बूढ़ा कह देता या बुजुर्ग कह देता तो कहते यार ये बहुत गलत बात है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। सर्विस के दौरान वे गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशनों पर चले जाते थे, किंतु अब वे पहाड़ पर जाना छोड़ चुके हैं। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ पर टहलने जाना। पहले जब पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा के लिए छड़ियाँ जरूर खरीदते थे, किंतु लौटने पर छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। वे सोचते थे कि छड़ी टेक कर चलना बुढ़ापे या बुजुर्गी के लक्षण है, किंतु वे स्वयं को स्वस्थ अनुभव करते थे। वे सुबह शाम टहलने जाते तो केवल अपनी पत्नी के साथ, बच्चों को नौकरानी के साथ बाहर भेजते थे। सर्विस के दौरान जब कभी बच्चे साथ होते तो बच्चों के ठुनकने से ही मनचाही चीज उन्हें मिल जाती थी। वे बच्चों को डांटते धमकाते नहीं थे। अवकाश प्राप्ति के बाद वे नियमित कार्यक्रम के अनुसार काम में स्वयं को व्यस्त रखते थे। हल्की फुल्की चीज़ें खरीदने के लिए वे संध्या समय पैदल ही हजरतगंज चले जाते थे। अब हजरतगंज से नाम आपको याद आया होगा, ये लखनऊ की कहानी है। हजरतगंज लखनऊ में है, ठीक है। अवकाश प्राप्ति के बाद उनके स्वभाव और व्यवहार में अनेक परिवर्तन आए, जैसा कि सब में आते हैं। पहले उन्हें अपने लिए अच्छी बढ़िया चीज़ें खरीदने का और अच्छी पोशाक का शौक था, किंतु अब वे नए कपड़े के अनुरोध को टालकर पुराने कपड़ों को पर्याप्त बताते थे। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी अंतर आया था। यानी बच्चों को पहले बाजार नहीं ले जाते थे, अब ले जाते थे। अब वे किसी न किसी को साथ ले जाना चाहते थे। सुबह शाम किसी को साथ लेकर टहलने जाना पसंद करने लगे। अब वे छड़ी लेकर भी चलने लगे। लगभग 1 वर्ष से उनकी नज़र पर आयु का प्रभाव हो रहा था, यानी नज़र भी कमज़ोर हो रही थी। अधिक देर तक पढ़ लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगा था। सड़क पर कम प्रकाश में ठोकर लगने और अधिक चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते थे। स्थिति यह पैदा हो गई थी कि वे बिना किसी को साथ लिए बाहर नहीं जा सकते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने पर मंटू भी नहीं गया। उसने पुष्पा दीदी से कहा, तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। पापा हैंगर से कोट पहनने जा रहे थे। शायद ये बातें सुनकर एक विचित्र विषण सी मुस्कान के साथ कोट हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गए। नज़र फर्श की ओर झुक गई थी। तो कुछ कहानी संवेदना की है, कुछ कहानी दिलों के दर्द की है, कुछ कहानी बुजुर्गों से अलगाव की है, और कुछ कहानी एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति की है। तो इस कहानी को हम बहुत ही इसके संवादों के साथ जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। चलिए हम लोग ये कहानी भी पढ़ लेते हैं बड़े आराम के साथ। चलिए प्यारे साथियों, अब पढ़ लेते हैं हम इस कहानी को बहुत ही सुनहरे अंदाज में। सुनहरा अंदाज यूँ कहें कि जहाँ पर जिस संवाद को जैसे बताना है मैं वैसे आपको बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो समय चूँकि
समय की बात है तो समय बदलता रहता है, जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। अब आप हर उम्र से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। अब आप जवान हैं तो ये मत समझिए कि भैया मैं जवान ही रहूंगा, या आप बच्चे हैं तो ये मत समझिए कि मैं बच्चा ही रहूंगा। समय सबको नष्ट कर देता है। क्या पीतल, क्या पत्थर, क्या तांबा, सबको नष्ट कर देता है समय। इसलिए समय की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। समय, टाइम इज ऑल पावरफुल, टाइम डिकेज एवरीथिंग। इसलिए आप टाइम को कभी भी वेस्ट मत करना। जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसे बर्बाद कर दिया। पापा की अवचेतना में रिटायर हो जाने से 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी। अब आप पूछेंगे कि यह अवचेतना क्या है? अवचेतना अर्थात हृदय, हृदय कह सकते हैं आप इसको, यानी माइंड में एक विचार भी कह सकते हैं आप इसको। रिटायर हो जाने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा, मतलब उनको ये बड़ा टेंशन थी कि यार मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये छुट्टियां कैसे बीतेंगी। अपनी इस चिंता का निराकरण करने के लिए प्रायः ही कहने लगते, लोग बाग रिटायर होकर निरुत्साह क्यों हो जाते हैं? अरे सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा की जाती है, और जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए तो निरुत्साह होने का क्या कारण है? इसे तो अपने श्रम का अर्जित फल मानकर उससे पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। अभाव होगा या मुक्ति मिलेगी केवल मजबूरी से, ड्यूटी की मजबूरी से। आराम और अपनी इच्छा से श्रम करने में तो कोई बाधा नहीं डालेगा। अध्ययन का मनचाहा अवसर होगा, और पर आदेश से मुक्ति, यानी दूसरे लोग भी हमको आर्डर नहीं देंगे, ये आर्डर आया, वो आर्डर आया, इससे बड़ा संतोष दूसरा क्या चाहिए। ये बात पापा अपने मुंह से कह रहे थे। पापा के मन में बुढ़ापे और बुजुर्गों से ये कहिए कि बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से सदा विरक्ति थी। विरक्ति माने अलगाव था। वो अपने आप को बूढ़ा अगर कोई कह देता तो बड़े गुस्सा जाते थे। रिटायर होने पर मितव्ययिता अर्थात कम खर्च करना के विचार से गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया। यानी जो मितव्ययिता माने क्या होता है, जो अधिक खर्च होना, ठीक है। रिटायर होने के बाद होने पर जो मितव्ययिता यानी तमाम खर्च हो जाएगा, ऐसा विचार करके उन्होंने गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशनों पर रह लेने का बहुत शौक था। किसको? पापा जी को। देखिए, अगर आप इस कहानी को समझेंगे तभी आप इसकी समीक्षा करते वक्त आप लिख पाएंगे, अन्यथा ऐसे आप रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा से चल सकने के लिए 1-2 छड़ियां जरूर खरीद लेते थे। यानी पहाड़ चढ़ते वक्त तो छड़ियां खरीदते थे और हर बार नई छड़ियां खरीदते, परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में न रहती। कभी स्वास्थ्य का विचार आ जाता या शरीर पर मांस अधिक चढ़ने की आशंका होने लगती तो सुबह शाम तेज चाल से सैर आरंभ कर देते। प्रातः मुंह अंधेरे सैर के लिए जाते समय अम्मी के सुझाने पर कुत्तों या ढोर डंगरों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में होने पर भी उसे टेक कर न चलते थे। यानी वो उसकी मम्मी कह देती थी कि यार छड़ी ले लो, ऐसा ना हो भाई कहीं कुत्ता काट ले, सियार काट ले, छड़ी लेते जाओ। तो वो छड़ी लेते तो थे लेकिन टेक कर नहीं चलते थे। क्यों? क्योंकि टेक कर चलने में उनको कोई बूढ़ा कहता। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसर की तरह बेटन की ढंग से हाथ में लिए रहते। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार से बुढ़ापे या बुजुर्गी का चिन्ह था। फिर पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए भी पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए भी जाते तो केवल अम्मी के साथ ले जाते, अम्मी को साथ ले जाते। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। अन्य बच्चों की तरह हम लोगों को भी अम्मी पापा के साथ बाजार जाने की उत्सुकता बनी रहती है। लेखक ही अपने घर की बात बता रहा है। बाजार में हम बच्चे कोई भी चीज मांग लेते तो तनिक थुनकने से ही मनचाही चीज मिल जाती थी, यानी पापा खरीद कर दे देते थे, जैसा कि सभी के पापा दे देते हैं। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। क्यों? उन्हें बाजार में तमाशा बनना पसंद नहीं था, इसीलिए वो डांटते धमकाते नहीं थे कि यार कौन तमाशा बने। इसलिए अम्मी और पापा बाजार जाने के लिए तैयार होने लगते
तो हम लोगों को नौकर या आया के साथ इधर उधर टहला दिया जाता था। बच्चों को बाजार ले चलने की अनिच्छा में संभवतः पापा की बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना भी अवचेतना में रहती होगी, है ना, कि मतलब अगर बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे बड़े हैं, थोड़ा सा बड़े हैं तो लोग समझेंगे अरे यार मैं बुजुर्ग हूं। पापा ने अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए अच्छी खासी दिनचर्या बना डाली थी। अवकाश प्राप्ति होने के कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने योजना बना ली थी कि शासन कार्य के 36 वर्ष के अनुभव और चिंतन के आधार पर एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का नैतिक पक्ष पर एक पुस्तक लिखेंगे। दोपहर से पूर्व और अपराह्न में कम से कम 2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहते हैं अथवा नोट्स लिखते रहते हैं। पहले उन्हें काम के दबाव के कारण कम अवसर मिलता था, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों और इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते हैं। अब किसी हद तक वे शॉपिंग भी करने लगे हैं। रसद और साग सब्जी की खरीद उनके बस की नहीं। वो काम पहले अम्मी करती थी और अब भी रिक्शा पर बैठकर स्वयं ही करती हैं। अलबत्ता हल्की फुल्की चीजें, टूथब्रश, ब्लेड, सिगरेट, मोजे रुमाल, दवा दारू, इन सब की खरीद के लिए पापा संध्या के समय स्वयं हजरतगंज पैदल जाते हैं। कारण वास्तव में कुछ चलने फिरने का बहाना, यानी चल फिर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आए हैं। पहले उन्हें अपनी पोशाक चुस्त रखने और व्यक्तिगत की बढ़िया चीज़ों का शौक रहता था। पोशाक के मामले में बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो गए हैं, परंतु गत 3 वर्षों में जाड़े के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध करती है। पापा पुराने कपड़ों को काफ़ी बताकर टाल जाते हैं। यही बात जूतों के मामले में भी है। अम्मी खींच कर कहती हैं अपने लिए उन्हें जाने क्या कंजूसी हो गई है। बच्चों को पहाड़ पर या सैर के लिए बाहर भेज देंगे, उनके लिए कपड़ों की जरूरत भी दिखाई दे जाती है, अपने लिए कुछ नहीं। लगता है पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का न्यास बच्चों में कर लिया है। यानी अब जैसा कि सबके पापा यही करते हैं, थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो यार बच्चे पहन लें, मैं क्या पहनूंगा, है ना, बच्चों की उम्र पहनने खाने की है, इनको पहनाओ खिलाओ, हमें क्या है, एक एक कपड़े में बारात भी हो जाएगी, एक एक कपड़े में गौना भी हो जाएगा, सब एक एक कपड़े में हो जाएगा। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो गया है। उनके रवैये में परिवर्तन का एक प्रकट कारण यह हो सकता है कि अम्मी अब अपने स्वास्थ्य के कारण पैदल चलने से कतराती हैं और हम लोग उंगली पकड़कर साथ चलने वाले बच्चे नहीं रह गए हैं। कभी पापा या अम्मी के साथ चलना होता है तो हमारे कंधे उनके बराबर या कुछ ऊंचे ही रहते हैं। पापा को आशंका नहीं है कि बच्चे बाजार में गुब्बारे वाले या आइसक्रीम वाले को देखकर हाथ फैलाकर ठुनकने लगेंगे। अब शायद अपने जवान स्वस्थ सुडौल बच्चों की संगति में उन्हें कुछ गर्व ही अनुभव होता है। इसलिए संध्या समय हजरतगंज या बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी मंटू बहन को, कभी गोगी को या कभी कजिन पुष्पा को ही साथ ले चलने का संकेत कर देते हैं। उनके साथ हजरतगंज जाने पर हम लोगों को चॉकलेट, टॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता। पापा हजरतगंज का चक्कर पूरा करके स्वयं ही प्रस्ताव कर देते, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी या आइसक्रीम। हमारे समवयस्क अर्थात हमारी समान उम्र के साथी हम लोगों को बाजार, पार्क या रेस्तरां में पापा के साथ देखकर कभी कभी आंख दबाकर या किसी संकेत से हमारी स्थिति के प्रति विद्रूप या करुणा प्रकट कर देते हैं। निस्संदेह पापा की उपस्थिति में सभी प्रकार की हरकतें या बातें नहीं की जा सकती, परंतु उनकी संगति बोर या उबा देने वाली भी नहीं होती। वे अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार केवल अपनी नौकरी के अनुभवों, एडवेंचर्स, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों अथवा पुराने जमाने की सस्ती और आज की महंगाई की ही चर्चा नहीं करते। ठीक है, मतलब वे अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति मतलब सामान्य आदत के अनुसार केवल अपनी नौकरी के, उसके भी एडवेंचर्स, मैंने ये किया, साहसिक कार्य किए, एडवेंचर्स मतलब साहसिक कार्य भी, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों यानी
विवाह कैसे होगा, ये विवाह करेंगे, ऐसे करेंगे, ये रीति रिवाज थे वो थे। पुराने जमाने की सस्ती और आज की महंगाई, सस्ताई महंगाई, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करते। उनके मानसिक और संपर्क और चिंताएं वैयक्तिक और पारिवारिक क्षेत्र में सिमट जाने की बजाय पढ़ने और सोचने का अधिक अवसर पाकर कुछ फैल ही गई हैं। उनकी बातचीत में चुस्ती और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई, बल्कि अपने को तटस्थ और अनासक्त समझ लेने से उनका तीखापन कुछ बढ़ गया। परंतु हम लोग उनकी संगति के लिए बचपन के दिनों की तरह लालायित नहीं रह सकते। कारण यह है कि 18-20 पार कर लेने पर हम लोग भी अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे हैं। हम लोगों की अपनी वैयक्तिक रुझाने, अपने काम और अपने क्षेत्र भी हो गए हैं। उनके आकर्षण और आवश्यकताएं भी रहती हैं। कभी कभी पापा की आवश्यकताएं और हमारी संगति के लिए उनकी इच्छा और हमारी अपनी आवश्यकताओं और आकर्षणों में द्वंद्व की स्थिति आ जाना स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है, यानी स्वाभाविक सी है। अस्वाभाविक नहीं है यानी स्वाभाविक है। ये द्वंद्व हो ही जाता है। जो बच्चों को पसंद है वो बुजुर्गों को नहीं, जो बुजुर्गों को पसंद है वो बच्चों की नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि बुजुर्ग पीढ़ी के पास जोश और उमंग के पांव तो नहीं होते, लेकिन अनुभव की आंखें होती हैं, और जवान पीढ़ी के पास जोश और उमंग के पांव होते हैं, अनुभव की आंखें नहीं होती हैं। और जब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों एक किश्ती पर सवार हो जाएं तो बहाव आ सकता है, प्रगति आ सकती है, उत्थान आ सकता है। तो इसके उल्टा ही सदैव होता रहता है। जवान बूढ़ों के पास नहीं बैठना चाहते, लेकिन बूढ़े जवान के पास बैठना चाहते हैं। तो जब द्वंद्व की स्थिति है तो ऐसे कैसे चलेगा। तो संध्या समय हम लोगों में किसी न किसी को साथ ले जाने की इच्छा में पापा के दो प्रयोजन यानी दो मतलब हो सकते हैं। एक प्रयोजन तो वे स्वीकार करते हैं, उन्हें बूढ़ों या बुजुर्गों की अपेक्षा नव युवकों की संगति अधिक पसंद है। दूसरा कारण पापा प्रकट नहीं करना चाहते। लगभग 1 वर्ष से उनकी नज़र पर आयु का प्रभाव अनुभव हो रहा है। अधिक देर तक पढ़ने लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगता है। विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात यदि सड़क पर प्रकाश कम हो तो ठोकर खा जाते हैं, और प्रकाश अधिक होने पर चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं। इसलिए संध्या के समय बाहर जाते हैं तो हम लोगों में से किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, लेकिन मैं बाद में ही कमेंट पढ़ पाऊंगा। पहले तो आप इस स्टोरी को समझिए, दिलो दिमाग पर छाएगी ये स्टोरी। आप अंतःकरण में इस स्टोरी को समा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी बुजुर्ग हैं और आप भी एक जवान हैं। पिछले जाड़ों की बात है, उस दिन डाक में आई पत्रिका में एक बहुत रोचक लेख पढ़ रहा था। पापा के कमरे से अम्मी को संबोधन करती आवाज सुनाई दी, एक जग गर्म पानी भिजवा देना। ये संकेत था कि दिन ढल गया है। पापा बाहर जाने की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। तब ध्यान आया सूर्यास्त का समय हो जाने से कमरे में प्रकाश कर लेना चाहिए था, परंतु वह यात्रा वर्णन समाप्त किए बिना पत्रिका हाथ से छूट ही नहीं रही थी। पापा की बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुकारों के साथ होती है, ताकि सब जान जाएं वे बाहर जा रहे हैं और कोई उनके साथ बोले। मैंने सुना तो देखिए, आज ये कहानी पढ़ लीजिए, कल मैं इसके प्रश्नोत्तर समीक्षा चरित्रण करवा दूंगा। जो भी काव्य में बचा है वो भी करवा दूंगा, जो भी संस्कृत में बचा है वो भी करवा दूंगा। टेंशन आपको नहीं लेनी है। और आपके लिए एक अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर भी तैयार कर देंगे बहुत ही जल्दी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर अरुणेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सुना तो, परंतु मन जापान के उस यात्रा वर्णन में गहरा रमा हुआ था। पढ़ते पढ़ते भी पापा की बाहर जाने की तैयारी की आहटें कान में पड़ रही थीं। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार आई, अरे कोई हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार के स्वर से अनुमान हुआ कि उन्होंने ऊपर के कमरों की ओर मुंह करके पुकारा था। मेरे कमरे से अपनी तैयारी की कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उन्होंने लड़कियों को पुकार लिया था। ऊपर से कोई भी उत्तर न आने पर पापा ने फिर पुकारा, है कोई चलने वाला। पापा की इस पुकार की प्रक्रिया में ऊपर पुष्पा दीदी के कमरे से सुनाई दिया, मंटू जाओ ना, पापा के साथ घूमाओ। मंटू ने अपने कमरे से पुष्पा दीदी को उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर उत्तर दिया, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में भी मैं सुन सका था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नजर पापा के कमरे में चली गई। पापा ने जरूर सुन लिया था। जान पड़ा वे कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया।
चेहरे पर एक विचित्र विषण्ण सी मुस्कान आ गई। विषण्ण सी मुस्कान अर्थात दुख की मुस्कान। कोट उसी प्रकार हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गए, नजर फर्श की ओर, परंतु चेहरे पर विषण्ण मुस्कान। कई क्षण बिल्कुल निश्चल बैठ रहे, मानो किसी दूर की स्मृति में, याद में खो गए हैं। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नजर मिल जाने से संकोच अथवा असुविधा न अनुभव करें। फिर पत्रिका उठा ली, परंतु पढ़ न पाया। अनुमान कर रहा था पापा क्या सोच रहे होंगे। सहसा स्मृति में, याद में बचपन की याद कौन गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालायित रहते थे। हमारी उस लालसा से उन्हें कभी कभी परेशानी की अनुभव हो जाती थी। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग अम्मी पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का यह उपाय करती थी कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया हुबिया या नौकर बहादुर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते। एक दिन संध्या समय अम्मी ने हम दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, हुबिया साग सब्जी लेने चौराहे तक जा रही है, तुम लोग भी घूम आओ। उन्होंने हुबिया से कह दिया, देखो कुंजड़े के यहाँ ताजे नरम सिंघाड़े हों तो इन दोनों को ले देना। हम लोग हुबिया के साथ घर से 20-25 कदम गए थे। मंटू ने मुझे रोक कर कहा, सुनो, अम्मी पापा के साथ बाजार जा रही हैं, हम भी उनके साथ बाजार जाएंगे। मंटू ने हुबिया को संबोधन किया, हुबिया, हमारी सैंडल में कील लग रहा है, हम दूसरी सैंडल पहनकर आते हैं। हम दोनों घर की ओर भाग आए। मंटू का अनुमान ठीक था। हम लोग तो ड्योढ़ी में पहुंचते ही, दरवाजे के पास पहुंचते ही अम्मी की पुकार सुनाई दी, जी आइए, मैं चल रही हूँ। अम्मी बाहर जाने के लिए साड़ी बदले और जूते में पिने खोंचती हुई आ रही थी। मंटू अम्मी की कमर में से लिपट गई और डबडबाई आंखें अम्मी के मुंह की ओर उठाकर आंसू भरे स्वर में हिचक हिचक कर गिड़गिड़ाने लगी, कभी कभी बच्चों को भी तो साथ ले जाना चाहिए। तब पापा भी आ गए थे। उन्होंने पूछा, क्या है? अरे भाई क्या है? वो समझ गए थे, बोले, अच्छा बच्चों एकदम तैयार हो जाओ, चलो। अम्मी ने कहा, आ मंटू, तेरी फ्राक बदल दूं। परंतु मंटू अपनी इस हरकत से इतना शर्मा गई थी कि दोनों हाथों से मुंह छिपाकर भाग गई। पापा और अम्मी के कई बार बुलाने पर भी नहीं आई। बात पापा के मन में लग गई। उस समय बाहर नहीं जा सके। उसके बाद से हफ्ते पखवाड़े में हम लोगों को भी बाहर बाजार ले जाने लगे थे। कभी कभी खाने की मेज पर हम लोगों के साथ बैठने पर उस दिन की घटना मंटू रो रो कर बच्चों को भी कभी साथ ले जाने की दुहाई देने की बात सुनाने लगते और इसी प्रसंग से मंटू झेंप जाती। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रही है, बोर, बुढ़ों के साथ बोर। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए, कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधन कर पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं तो एक तो दे दो। एक छड़ी उठाकर मैंने अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है, चाहिए क्या? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेर कर कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों, ये थी कहानी समय। जब समय कहता था कि बच्चों को साथ ले चलो, तो उनका मन नहीं कहता था कि बच्चों को साथ ले चलें। आज जब समय उनका कहता है कि बच्चे साथ चलें, तो बच्चे ही साथ जाने को राजी नहीं हैं। समय का परिवर्तन है। वही बुढ़ा, वही मम्मी पापा जो कभी बहुत आकर्षक लगते थे, सारे देवता समाये हुए थे, आज वही मम्मी पापा उनके लिए बोर बुढ़े हो गए। तो समय का परिवर्तन है और समय के परिवर्तन को हम सभी को, इस परिवर्तन को हमेशा हमें स्वीकार करना ही होगा। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इस संसार में डूब जाएंगे, अर्थात हमें फिर विषण्णता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है? समय के परिवर्तन के साथ साथ चलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। यहाँ पर गलती देखी जाए तो बच्चों की नहीं है, यहाँ पर गलती देखी जाए तो बुजुर्गों की नहीं है, यहाँ गलती किसकी है?
समय की। समय और समय, सिर्फ समय। समय की सुइयां चलती रहती हैं, समय परिवर्तित होता रहता है और धीरे धीरे ये समय हम सभी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, राख की ढेरी खाक कर देता है। छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई नहीं अंतर होगा, अंत समय जब भी आएगा कोई नहीं अमर होगा, अंत समय जब भी आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आज समय के अभाव के कारण आपकी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं आपकी कमेंट और साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर।